गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर में आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 में हम सीखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। तो आइए बच्चों, हम अपनी बुक से चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पढ़ते हैं। अशोक मगध के सम्राट थे। ठीक है। अशोक ने कलिंग पर विजय पाई। ये भी ठीक है। अशोक सभी प्राणियों से प्रेम करते थे। अशोक के राज्य में प्रजा सुखी थी। अशोक एक आदर्श राजा थे। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें महान राजा अशोक की बात की गई है। और आप यहाँ इस बात को नोटिस करिए कि हर सेंटेंस में, हर एक वाक्य में हमने अशोक शब्द का क्या किया है, रिपीटेशन किया है, पुनरावृत्ति की है। यानी कि हमने जब जब अशोक के बारे में लिखा है तो हमने अशोक नाम का इस्तेमाल किया है। तो ऊपर के वाक्यों में अशोक शब्द बार बार आने से वाक्य कैसे लग रहे हैं, अटपटे लग रहे हैं। एक बार रिदम में पढ़ के देखिए। अशोक मगध के सम्राट थे। अशोक ने कलिंग पर विजय पाई। अशोक सभी प्राणियों से प्रेम करते थे। अशोक के राज्य में प्रजा सुखी थी। अशोक एक आदर्श राजा थे और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। पैराग्राफ को पढ़ने से ऐसा फील हो रहा है कि हमने अपना पूरा ध्यान केंद्रित अशोक के नाम पर किया हुआ है। अशोक के काम पर हमारा ध्यान उतना नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हर बार हम उतनी ही गौरव के साथ अशोक का नाम लेते हैं। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ लिख रहे होते हैं, तो हम उसके नाम को बार बार ना दोहराएं, बल्कि उसके बारे में जो कहना चाह रहे हैं उस पर फोकस करें। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अशोक का नाम यहाँ से हटाना पड़ेगा। और अशोक का नाम यहाँ से हटाएंगे तो उनके स्थान पर हम कुछ और शब्द लगाएंगे। तो वो जो कुछ और शब्द लगाएंगे उन्हीं शब्दों को हम बोलेंगे सर्वनाम। क्या बोलेंगे? सर्वनाम। तो अशोक क्या है? संज्ञा है। और अशोक को हटाकर हम जब उनके स्थान पर कोई और शब्द लगाते हैं तो वो सर्वनाम बन जाता है। तो सर्वनाम की परिभाषा यहाँ से निकल कर आती है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो आइए अब हम अशोक को हटाकर उसके स्थान पर कोई सर्वनाम लगाकर फिर से एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अशोक मगध के सम्राट थे। उन्होंने कलिंग पर विजय पाई। वे सभी प्राणियों से प्रेम करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। वे एक आदर्श राजा थे। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। अब बातें स्पष्ट लग रही हैं क्योंकि अब ध्यान अशोक के नाम से हटकर उनके काम पर चला गया है। इन वाक्यों में अशोक, जो कि एक संज्ञा है, उसके स्थान पर हमने उन्होंने, वे, उनके शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर बन गए हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं। बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग से बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या बनती है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, जो, कुछ, कोई, कौन, क्या, ये सभी कैसे हैं? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। अब हम सीखेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अभी हमने जो ऊपर सर्वनाम पढ़े थे बहुत सारे, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, यह, जो, कुछ, कोई, कौन, क्या, इनको हमें कैटेगराइज तो करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग भेदों के नामों में इनको रखना पड़ेगा। तो इस तरह से सर्वनाम के भेद जब हम सीखते हैं, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की जब हम बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि सर्वनाम जो हैं बच्चों वो कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं सर्वनाम के? पहले से आप इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं। बस इस बार क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा और गहराई में जाके पढ़ रहे हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम पहला भेद है। निश्चयवाचक सर्वनाम दूसरा भेद है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा भेद है। संबंधवाचक सर्वनाम चौथा भेद है। फिर उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम और आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद हैं। आंख बंद कीजिए और मेरे साथ बोलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम,
निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो आइए अब हम एक एक करके सभी सर्वनामों के भेदों को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम और इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। किसी पुरुष विशेष का बोध कराने वाले सर्वनाम। पुरुष मतलब केवल पुरुष ही नहीं, पुरुष मतलब व्यक्तियों से भी है यहाँ पर, है ना, महिला और पुरुष इसमें दोनों आते हैं। तो किसी पुरुष विशेष का बोध कराने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, तुम किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, वह किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम अगेन 3 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कैसे 3 प्रकार के होते हैं देखिए। 3 प्रकार से इंसान बात करता है। जो इंसान बोल रहा है वो मैं है, जिससे बोल रहा है वो तुम है और जिसके बारे में बोल रहा है वो वह है। तो ऐसे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के नाम क्या हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला स्वयं अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मतलब जिन सर्वनामों का प्रयोग मैं स्वयं अपने लिए करूँगा या करूँगी वे सारे सर्वनाम उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुष जैसे मैं अपने लिए प्रयोग करूँगी, मेरा अपने लिए प्रयोग करेंगे, हम हमारे लिए प्रयोग करेंगे, हमारा, मुझको, हमें, ठीक। इस तरीके के सभी शब्द जो हैं वो उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण में आएंगे। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, मैं अपने लिए प्रयोग कर रही हूँ। हमारा घर शहर के मध्य में है तो हम अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं। मध्यम पुरुष में क्या होता है? बोलने वाला व्यक्ति सामने उपस्थित व्यक्ति को संबोधित करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं संबोधन करूँगी, मैं बात करूँगी तो किससे करूँगी? तुमसे करूँगी, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति आपके सामने मौजूद है तो आपके लिए वो क्या है? आपके लिए वो तुम है, तुम्हारा है, तुम्हें है, आप है, आपका है। तो ये जो सर्वनाम है ये मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके कुछ और उदाहरण हैं, देखिए। यह आपकी साइकिल है तो आपकी, आप सामने मौजूद हैं तो आपकी मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तुम खेलने जा रहे हो तो जो भी तुम होगा वो तुम्हारे सामने मौजूद होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, तुम्हें कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बेटी हो सकती है, बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है। तो वो जो तुम्हें शब्द है वो अन्य मध्यम पुरुष है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तो यहाँ पर भी तुम्हें मध्यम पुरुष है। तीसरा है अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों को किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, जैसे वे, जैसे उसे, उसका, उन्हें, उनका, यह, ये आदि। जैसे उसका विद्यालय समीप है। अब वो जो उसका है वो क्या है? वो अन्य पुरुष का उदाहरण है क्योंकि वो आपके सामने मौजूद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने मौजूद है तो आप तुम्हारा विद्यालय बोलेंगे, उसका विद्यालय नहीं बोलेंगे। उसका बोल रहे हैं इसका मतलब वो अन्य है, वो आपके सामने मौजूद नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति है। वे मेरे कक्षाध्यापक हैं। अगर कक्षाध्यापक सामने खड़े हैं तो आप उनसे डायरेक्ट अगर बात कर रहे हैं तो आप उनसे बोलेंगे आप मेरे कक्षाध्यापक हैं। और अगर वो आपके सामने नहीं खड़े हैं, आप किसी और से उनके बारे में बात कर रहे हैं तो आप बोलेंगे वे मेरे कक्षाध्यापक है। तो यहाँ पर वे शब्द जो है वो अन्य पुरुष में जाएगा। उन्होंने जोरदार तालियां बजाई, उन्होंने शब्द अन्य पुरुष में जाएगा। उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उसे शब्द जो है वो अन्य पुरुष में जाएगा। तो इस तरह से बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन उदाहरण होते हैं, तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? या हम कह सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसके लिए? अपने आप के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। मध्यम पुरुष किसके लिए होता है? तुम्हारे लिए। और जो अन्य पुरुष होता है वो अन्य व्यक्तियों के लिए, उनके लिए, उसके लिए। ठीक है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम था। अब दूसरा जो सर्वनाम का भेद है वो है निश्चय या संकेतवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम का इंग्लिश क्या था? पर्सनल प्रोनाउन। और निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम का इंग्लिश में नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। निश्चित वस्तु या व्यक्ति क्या होता है? निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जब हम बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है कि पर्टिकुलर उसी व्यक्ति की बात हो, उसी वस्तु की बात हो जिसके लिए आप सर्वनाम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ये चार ही होते हैं, यह, वह, ये और वे। इंग्लिश में जैसे होता है दिस, दैट, दीज, दोस, हिंदी में वही है ये, यह, वह, ये और वे। जैसे आपने बोला ये मेरे पिताजी हैं, तो पिताजी आपके सामने हैं और आप पर्टिकुलर पिताजी की तरफ इशारा करके, पिताजी की तरफ फिंगर करके बोल रहे हैं कि ये मेरे पिताजी हैं, तो निश्चित है कि यही आपके पिताजी हैं, कोई और नहीं है। तो यहाँ पर जो ये शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वे मोहित की पेंसिलें हैं, तो आपको पेंसिल दिख रही हैं, आप पॉइंट आउट करके बोल रहे हैं कि वे मोहित की पेंसिलें हैं, तो जो वे शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यह, वह, ये, वे जो होते हैं वो निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है कि वो कौन सी है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया। अब यहाँ पर जो कुछ शब्द है आप नहीं जानते कि क्या गिर गया, आपने सिर्फ ये प्रयोग किया कि कुछ गिर गया और सेंटेंस आपका जो है वो प्रश्नवाचक भी नहीं बना। तो बिना वाक्य को प्रश्नवाचक बनाए अगर आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो स्पष्टता नहीं लाते कि किसके स्थान पर ये प्रयोग किए गए हैं, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आपने बोला बरामदे में कोई खड़ा है। अब कोई शब्द जो है वो पता नहीं चल पा रहा कि कौन खड़ा है, तो यहाँ पर इस तरीके के शब्द जो होते हैं कुछ या कोई, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण में आते हैं। आगे देखें संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, एक साथ इनका जोड़ा है। जो, सो, जिन्हें, वे, जैसा, वैसा, ये जोड़े के साथ आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जो सोवत है सो खोवत है, यानी कि जो सोता है वो होता है। जो मेहनत करेगा वह पुरस्कार पाएगा। जिन्हें खेलना है वे अपना हाथ उठा दें। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर जो, सो, जिन्हें, वे, जो, वह, जैसा, वैसा, इस प्रकार के जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो किसके हैं? संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में बच्चों इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कहाँ, कैसा, क्या आदि। जैसे तुम कहाँ गए थे, तो कहाँ शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। वहाँ कौन खड़ा है, तो कौन शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तुम क्या खाओगे, क्या शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कार्यक्रम कैसा रहा, यहाँ पर ये कैसा शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, इसे आप कट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर में संज्ञा मिलना चाहिए, ये एक कंडीशन होती है। अब आप पूछ रहे हैं कार्यक्रम कैसा रहा, तो आपने बोला कार्यक्रम अच्छा रहा, अच्छा उत्तर मिल रहा है, और अच्छा क्या है? संज्ञा नहीं है, अच्छा विशेषण शब्द है, इसलिए ये सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम वही हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो अगर हम सर्वनाम शब्द हटाएंगे या सर्वनाम शब्दों की जगह पर उसका उत्तर पूछेंगे तो हमें उत्तर में केवल संज्ञा शब्द ही मिलना चाहिए, वहीं पर सर्वनाम शब्द होगा, अन्यथा नहीं होगा।
तो जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन है, कहाँ है, कैसा जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आएगा, क्या जो है वो आ जाएगा। बस मोटी बात यह आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप इनको हटाएं तो इनको हटाने पर जो उत्तर आएगा वो संज्ञा में आएगा। जैसे तुम कहाँ गए थे, तो आप कहाँ की जगह लगा सकते हैं कि मैं विद्यालय गया था। वहाँ कौन खड़ा था, तो आप कौन की जगह लगा सकते हैं वहाँ मेरा भाई खड़ा था। तुम क्या खाओगे, क्या की जगह पर आप लगा सकते हैं कि मैं पुलाव खाऊंगा। तो ये सारे शब्द जो आपने लगाए अभी वो सब संज्ञा थे, लेकिन कार्यक्रम कैसा रहा, ये संज्ञा नहीं आएगा, क्योंकि आप बोलेंगे कार्यक्रम बुरा था या आप बोलेंगे कार्यक्रम अच्छा था, जो कि विशेषण है। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं या एम्फेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। थोड़ा सा नाम आपको लेने में तकलीफ होगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। हिंदी में है निजवाचक सर्वनाम। व्यक्ति द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनामों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे सर्वनाम जो केवल हम अपने लिए प्रयोग करते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे अपना है ना, अपनी, अपने आप, स्वयं, खुद, अपने आप से, इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण में आते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो यहाँ पर खुद शब्द जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो मैं अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ पर स्वयं जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि जो सर्वनाम होते हैं वो उनके कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। एक बार रिपीट कीजिए कौन कौन से। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम के 4 उदाहरण हैं, यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जनरली 2 उदाहरण आते हैं, कुछ या कोई। संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं जो, सो, जैसा, वैसा, जिन्हें, वे, इस तरह के। प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण में कौन आता है, कहाँ आता है, क्या आता है। और निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण में अपना, अपनी, अपने आप, खुद, अपने, अपने आप से, खुद, अपने आप से, अपने लिए, इस तरीके के जो सभी शब्द हैं वो निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये था आज का सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा एक बार कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो 6 होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सर्वनाम कैसे शब्द होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द का मतलब सर्वनाम में हम वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, वचन और कारक के आधार पर होता है। ठीक, अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। आइए आगे हमें पढ़ना है सर्वनामों की रूपावली। रूपावली क्या होता है, देखिए, सर्वनाम विकारी होते हैं, इनमें वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन आते हैं। कर्ता कारक में ये मूल रूप से प्रयुक्त होते हैं और अन्य कार्य के रूपों में इनके साथ परसर्ग जुड़ते हैं। मतलब कर्ता कारक में अगर हम सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो ये अपने मूल रूप में रहते हैं, इनके साथ कोई विभक्ति चिन्ह या कोई परसर्ग नहीं जुड़ता। बाकी सभी कारकों में इनके साथ विभक्ति चिन्ह या परसर्ग जुड़ जाते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें, और पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले मैं, अपने लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम मैं है, तो मैं के साथ अलग अलग जब परसर्ग जुड़ते हैं तो देखिए क्या होता है, मैं से बनता है मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरी, मेरे, मुझ में, मुझ पर। तो ये सारे क्या हैं, ये कारक इसमें जुड़े हुए हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना, संप्रदान के लिए, संबंध काकी के, रारी रे, तो इसमें रारी रे वाला है। ठीक, अधिकरण में पे पर लगा हुआ है। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ हमने सारे परसर्गों को जोड़कर यहाँ लिखा हुआ है। अगला सर्वनाम पुरुषवाचक में है तू। तू से बना तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरा, तेरे, तुझ में, तुझ पर। इसी तरह से तुम, तो तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम पे, तुम पर। ये सब आप देख रहे हैं ना, जो इस सभी जो है वो सर्वनाम हैं। वह से बना उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उसका, उसकी, उसके, उसमें, उस पर। इसी तरह से हम से बन जाते हैं, आप से बन जाते हैं, वे से भी बन जाते हैं। वे से बनता है उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनके लिए।
ऐसे ही जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, यह, वह, ये, वे, उनसे भी बहुत सारे सर्वनाम और बन जाते हैं अलग अलग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके। जैसे यह से इसने, इसे, इसको, इसके लिए, इससे, इसका, इसकी, इसके, इसमें, इस पर, सभी एक जैसे रूप में हैं। ये से बन जाते हैं इन्होंने, इन्हें, इनको, इनके, इनसे, इनका, इनकी, इनके लिए, इनमें और इन पर। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से भी बन जाते हैं। जैसे कोई है तो कोई एक वचन में किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का, किसी की, किसी के, किसी में, किसी पर। और बहुवचन में है तो किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, किन्हीं में और किन्हीं पर। प्रश्नवाचक सर्वनाम से भी बहुत सारे अन्य सर्वनाम बनते हैं। जैसे कौन से बना किसने, किसे, किसको, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसकी, किसमें और किस पर। और संबंधवाचक सर्वनाम के भी उदाहरण हैं। जैसे जो से, जिसने, जिसको, जिसे, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें, जिस पर। और बहुवचन में है तो जिन्होंने, जिन्हें, जिनको, जिनसे, जिनके द्वारा, जिनके लिए, जिनका, जिनकी, जिनके, जिनमें, जिन पर। तो आप कारक जितने भी होते हैं सभी कारकों को सभी सर्वनामों के साथ लगा सकते हैं, केवल कर्ता कारक को छोड़कर, क्योंकि कर्ता ने। तो अगली बार जब आप कोई वाक्य पढ़ते हैं और उसमें इन सारे शब्दों को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारे शब्द क्या हैं। ये सारे शब्द आपके सर्वनाम शब्द हैं, जिनका क्या किया गया है, अलग अलग कारकों के साथ प्रयोग किया गया है, अलग अलग विभक्ति चिन्हों के साथ हमने इनका प्रयोग किया हुआ है। ठीक, तो अब आप अपनी किताब से एक बार जो कुछ भी वीडियो में पढ़ाया गया है उसको पढ़िएगा, जिससे कि आपको और अच्छे से बातें क्लियर हो जाएं। तो बस सर्वनाम इतना सा ही टॉपिक है। तो आज हमने सर्वनाम क्लियर किया है अपना। अब हम कल इससे रिलेटेड इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। वीडियो को अब हम यहीं पर एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।